हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत क्लास नंबर 5वीं है। दोस्तों, अभी हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, जो कि भारत के एक महत्वपूर्ण द्वीप है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसके अलावा भारत के और भी द्वीप हैं जो कि अपने काम व अपने नाम के लिए जाने जाते हैं। तो उन सभी द्वीपों के बारे में, जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, वो उनका क्या महत्व है, वो किस प्रदेश में आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो उन कई महत्वपूर्ण द्वीपों में से ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है गंगा सागर द्वीप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा सागर द्वीप गंगा नदी से संबंधित द्वीप है। तो देखिए, गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है। तो गंगा सागर द्वीप, गंगा नदी जब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड और ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है। तो जब ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो ये दो भागों में बट जाती है। एक सीधा चला जाता है जो कि बांग्लादेश में चला जाता है, जहाँ इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। एक भाग दक्षिण की ओर आ जाता है जिसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये हुगली शहर आती है तो हुगली शहर के बाद इस नदी का नाम भागीरथी से बदलकर हुगली नदी हो जाता है। इसके बाद एक शहर आता है जो कि पूरब का सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है कोलकाता। तो कोलकाता से गुजरती हुई ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो उसी एक मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। तो हम कह सकते हैं कि गंगा सागर भारत में बंगाल की खाड़ी में इस द्वीप के माध्यम से अपना जल गिराती है। तो इसको हम गंगा सागर संगम के नाम से भी जानते हैं। इस मुहाने को हम गंगा सागर संगम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप के बारे में थोड़ा देखेंगे। गंगा सागर द्वीप अपने आप में काफ़ी बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर 1.5 लाख लोग कम से कम रहते हैं और 40 से 50 गांव हैं। तो ये अपने आप में भी काफ़ी बड़ा द्वीप है और काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप है। दूसरा द्वीप सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से इसलिए एक है क्योंकि यह भारत का सबसे विवादित द्वीपों में से एक है। इसकी जो स्थिति है वो बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच है। बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच है। जब कोई चीज़ दो लोगों के बीचों बीच होती है जिसमें दोनों का बराबर अधिकार बन सकता है तो वहाँ विवाद होना बनता है। इसलिए न्यूमूर द्वीप एक भारत और बांग्लादेश का विवादित द्वीप है। तो न्यूमूर द्वीप को, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। न्यूमूर द्वीप को 70 के दशक में पहली बार अमेरिका के सैटेलाइट द्वारा देखा गया था। बशर्ते ये पहले भी था, लेकिन देखा गया सैटेलाइट के द्वारा, जिसके कहा गया है कि ये भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। और इस द्वीप का महत्व इसलिए बढ़ गया कि माना जाता है इस द्वीप पर पेट्रोलियम जैसे कई जो संसाधन हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो इसलिए इस द्वीप का महत्व अपने आप में बहुत बढ़ गया है। इसके बाद क्या होगा कि जब हम कोई प्लाट लेते हैं या खेत लेते हैं तो हम उसकी चारों तरफ से एक बंदी लगा लेते हैं, जिससे कि कोई भी इंसान आए तो देखे कि ये पहले से ही किसी का है। तो नाम लिख लेते हैं जिससे कि कोई उस पर कब्जा नहीं करे। उसी तरह भारत ने जब ये देखा तो 80 के दशक में भारत की नौसेना और बीएसएफ के जवानों यहाँ पहुँचे और यहाँ पर भारत का तिरंगा लहराया, जिससे कि भारत का यहाँ पर अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद क्या हुआ, कई बार यहाँ सुनामी आती रहती हैं। तो ये वो द्वीप है जो कि समय समय पर जलवायु के हिसाब से बाहर निकल आता है और समय समय पर जलवायु के हिसाब से डूब जाता है। तो माना जाता है कि इस द्वीप ने बांग्लादेश और भारत के आपसी विवाद को डूबकर बंद कर दिया है। तो इसको भारत में न्यूमूर द्वीप कहते हैं। और वही हम अगर बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश में इसको कहते हैं दक्षिणी तालपट्टी द्वीप। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवादित भारत बांग्लादेश का द्वीप है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो कि
उड़ीसा के तट पर है, उड़ीसा के तट पर है, चांदीपुर नामक स्थान के पास है। अब इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि व्हीलर द्वीप से ही भारत की सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से ही भारत की सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जब डेथ हो जाती है, उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनागर जी, उन्होंने व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम नाम रख दिया। तो व्हीलर द्वीप का एक दूसरा नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बाद हम देखते हैं भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि अपने आप में एक अपना महत्व रखता है। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में हम याद करने के पहले देखते हैं इसके बारे में। जब हम एक देश से दूसरे देश की सीमा बनाते हैं, कैसे एक देश की दूसरे देश से सीमा कैसे निर्धारित हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा कैसे निर्धारित हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमा कैसे निर्धारित हो, एक गांव से दूसरे गांव की सीमा कैसे निर्धारित हो। जितने लोग भी हैं सब लोग देख रहे होंगे कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह की सीमा निर्धारित होती है। तो देखिए, सीमा का निर्धारण करने का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पहाड़ हुआ, नदी हुई या झील हुई। इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान का हम सीमा का निर्धारण करते हैं। तो श्रीहरिकोटा के पास एक झील है जो कि एक लैंगून झील है, जिसका नाम है पुलकट झील। तो पुलकट एक नामक लैंगून झील है, जिसके उत्तर में देखिए ये है झील, पुलकट झील। देखो आप अभी मैप के माध्यम से देख रहे होंगे, ये उत्तर में इसके देखिए, उत्तर में इसके आंध्र प्रदेश है और दक्षिण में इसके तमिलनाडु है। तो ये झील है, उत्तर में इसके आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में इसके तमिलनाडु है। तो क्या है कि यह पूरब में एक 3 तरफ से घिरे हुए जल का एक द्वीप है, जिसको हम श्रीहरिकोटा नाम से जानते हैं। तो श्रीहरिकोटा का क्या महत्व है, तो देखिए श्रीहरिकोटा इसरो, तो इसरो भारत का एक बहुत ही मजबूत संगठन है वो। और इसरो का हम अगर हिंदी में फुल फॉर्म देखेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो कहने का मतलब है भारत में इसरो के द्वारा ही सभी उपग्रह व रॉकेट भेजे जाते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में है। तो बंगलुरु एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है। तो वहाँ पर अगर इसको लॉन्च करेंगे, वहाँ पर इसको भेजेंगे तो जन धन सभी तरह की हानि है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से श्रीहरिकोटा नामक स्थान पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जो कि पूरब की तटी पर है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरब के तट पर ही उपग्रहों का, रॉकेटों का, मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए सही जगह होती है। तो श्रीहरिकोटा का एक अपना ही महत्व है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सभी द्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप क्या है? पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप क्या है, पम्बन द्वीप क्या है, क्यों बुलाते हैं, ये भी देखेंगे हम। तो देखिए ये भारत का हम मैप देख रहे होंगे। तो भारत के मैप के दक्षिण में सकरा सा एक जल है, और इसके सकरे से जल के बाद एक द्वीप शुरू होता है जो कि पूरब की ओर जाता है। उस द्वीप को हम कहते हैं पम्बन द्वीप। सकरी सी सकरा सा जल है, इसके बाद एक द्वीप शुरू होता है जिसको हम कहते हैं पम्बन द्वीप। तो सकरा सा जो जल है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि से आगे चलकर एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं पम्बन द्वीप। तो ये भारत की मुख्य भूमि से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह भारत की मुख्य भूमि से ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पम्बन द्वीप भारत की मुख्य भूमि से ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब हम मैप के माध्यम से देख रहे होंगे कि पम्बन द्वीप शुरू होता है, तो उत्तर की ओर एक छोटा सा, देखिए इधर हम इस पम्बन द्वीप को बनाते हैं। तो ये है, यहाँ पर है एक मंदिर रामेश्वरम, ये रामेश्वरम मंदिर है। इसी वजह से, ये रामेश्वरम मंदिर की वजह से ही पम्बन द्वीप प्रसिद्ध है। इसलिए इस पम्बन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं, तो पूरब की ओर यहाँ एक स्थान है, उस स्थान को कहते हैं
धनुषकोटि। तो धनुषकोटि सबसे पूरब में है पम्बन या रामेश्वरम द्वीप के, और धनुषकोटि से हम जैसे ही पूरब की ओर जाते हैं तो धनुषकोटि से ही शुरू होता है एक ब्रिज, जिसको कहते हैं हम आदम ब्रिज या एडम्स का ब्रिज, या फिर कहते हैं हम उसको राम सेतु ब्रिज। तो यहीं से शुरू होता है, और राम सेतु जब ब्रिज शुरू होता है तो ये श्रीलंका का यहाँ पर एक स्थान है जिसको हम कहते हैं तलाई मन्नार। तो जो एडम्स ब्रिज है या राम सेतु ब्रिज है वो है धनुषकोटि से शुरू होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। तो अब देखिए, अब ये जो पूरा स्थान है, इस पूरे स्थान को हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसको कहते हैं हम मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी क्यों कहते हैं इसके बारे में देख लीजिए। मन्नार एक यहाँ पर स्थान है श्रीलंका का, मन्नार एक स्थान है श्रीलंका का, इस वजह से इस खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। आपको रटने से अच्छा है कि आप जान लीजिए क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्थान है श्रीलंका में मन्नार, तो उस मन्नार के नाम से वजह से इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में ही पम्बन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में ही है, और मन्नार की खाड़ी में ही एडम्स ब्रिज है, राम सेतु है, और यहीं पर ही रामेश्वरम मंदिर है। तो हम कह सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी में ही पम्बन द्वीप है। तो पम्बन द्वीप के बारे में अभी आपने देखा। तो अब एक छोटी सी जगह है, इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रीट या पाक की संधि। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाक की संधि क्या है या पाल्क स्ट्रेट क्या है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाल्क की संधि क्या है या पाल्क स्ट्रेट क्या है। तो इसके लिए भी देख लेंगे। पाकिस्तान है इधर और हम लिखते हैं पाक की संधि। जब पाकिस्तान को यहाँ से कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों कहते हैं पाक की संधि। तो इसके लिए देख लीजिए, आप बार बार भूलने से अच्छा है कि एक बार आप याद कर लीजिए कैसे इसका नाम पाक की संधि पड़ा, क्यों पड़ा। तो देखिए, ये है तमिलनाडु, यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है चेन्नई। तो चेन्नई को पहले हम मद्रास बोलते थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट पाल्क, उनका नाम था रॉबर्ट पाल्क। रॉबर्ट पाल्क, इन्हीं के नाम की वजह से इस जगह को हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, ना कि ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि पाल्क की संधि कहाँ है। ये मद्रास के एक गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाल्क, उन्हीं के नाम पर ये स्टेट पड़ी है। तो पाल्क स्टेट किसके वजह से है? मद्रास के गवर्नर की वजह से। अब एक दूसरा द्वीप है हेयर द्वीप। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वीप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको देखते हैं। तूतीकोरम एक बंदरगाह है जो कि दक्षिण में स्थित है। तूतीकोरम एक बंदरगाह है जो कि दक्षिण में स्थित है। तो तूतीकोरम से दक्षिण में 4 से 5 किलोमीटर दूर एक द्वीप है हेयर द्वीप, जो कि बहुत ही काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है दक्षिण की ओर। इसके बाद हम देखते हैं माजुली द्वीप, कोष्टक में लिखा है नदी द्वीप। तो देखिए माजुली द्वीप पूरे विश्व का सबसे फेमस है, सबसे प्रचलित द्वीपों में से एक है। वो क्यों है? अभी हमने पढ़ा है नदी द्वीप। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप क्या होता है? जब कोई नदी बहती है तो उसका निक्षेप भी चला आता है, पहाड़ों को जो तोड़ते हुए, मिट्टी को तोड़ते हुए वो चला आता है। तो जब कोई नदी बहती है तो उस मिट्टी को रोकते हुए वो चली आती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो मिट्टी होती है, जो हज़ारों लाखों सालों से चली आ रही है, तो वो अपने आप को एक जगह रोक लेती है और उस पर वनस्पति आ जाती है। जब वनस्पति आ जाती है तो मिट्टी की जो रोकने की क्षमता होती है वो तेज हो जाती है। इसके वजह से वहाँ पर जीवन संभव हो जाता है। तो यही हुआ माजुली द्वीप पर। तो जब नदी चली आती है तो अभी आप देख रहे होंगे ये है माजुली द्वीप। तो देखिए माजुली द्वीप, ये जब नदी है ये ऐसी आती है, तो ये है माजुली द्वीप, यहाँ पर माजुली स्थित है। तो माजुली द्वीप के बारे में
कि माजुली जो द्वीप है इसका जो एरिया है वो आज से कई सालों पहले इसका एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर था, और आज जल की या फिर जलवायु की स्थिति को देखते हुए इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम हो गया है। लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रह गया है। तो माजुली जो द्वीप है वो प्रचलित सबसे ज़्यादा फेमस है कि जो कुमारी मिट्टी के जो मुखौटे होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, इसलिए माजुली द्वीप प्रसिद्ध है। तिसवाड़ी द्वीप, तिसवाड़ी द्वीप अपने आप में एक महत्वपूर्ण द्वीप है। तिसवाड़ी द्वीप गोवा में स्थित है, गोवा के तट पर स्थित है। माना जाता है कि तिसवाड़ी द्वीप का जो अर्थ है वो 30 बाड़ियों से संबंधित है, 30 बाड़ियों से संबंधित है। तो 30 बस्तियों का जो द्वीप है उसको कहते हैं हम तिसवाड़ी द्वीप, जो कि गोवा के तट पर स्थित है। आइए अब हम देखते हैं सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप देखिए, अभी हम जब देख रहे होंगे कि अभी हमने जो मैप बनाया है तो इसके माध्यम से हम सीधी लाइन कर रहे हैं, लेकिन जब हम अगर स्थलीय जांच करते हैं, यहाँ पर स्थल पर जाते हैं तो इस द्वीप की जो वो होती हैं वो ऐसे होती हैं। अब हम द्वीप पर जाते हैं, जैसे तट पर जाते हैं तो सीधे नहीं रहते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा जगजैग होते हैं। तो देखते हैं सैलसेट द्वीप। सैलसेट द्वीप पर भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई, आज की मुंबई स्थित है सालसेट द्वीप पर। तो जो अभी यहाँ पर अगर हम, ये है बम्बई, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो बम्बई की ऐसी है। यहाँ पर बम्बई स्थित है। तो सालसेट द्वीप भारत की आर्थिक राजधानी इस पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि सालसेट द्वीप के पश्चिम में कुछ दूरी पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं हम एलिफेंटा द्वीप। अब एलिफेंटा द्वीप क्यों कहते हैं, तो एलिफेंटा द्वीप, ये है एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप पुर्तगालियों ने वहाँ पर हाथी के कुछ जो कलाकृति होती वो देखी, इसलिए उसको एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। अब हम देखते हैं आलियावेट द्वीप। आलियावेट द्वीप अपने आप में एक महत्वपूर्ण द्वीप है, और किसी भी द्वीप का महत्व तब बढ़ जाता है जब वहाँ पर पाई जाने वाली जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, संसाधन है, खनिज है, उनके हिसाब से देखा जाता है। तो आलियावेट द्वीप पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और भी खनिजों का भंडार माना जाता है। इस वजह से आलियावेट द्वीप का जो महत्व है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आलियावेट द्वीप, ये देखिए अब नर्मदा नदी के तट के पास में आलियावेट द्वीप है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है एक कच्छकरण। तो देखिए कच्छकरण एक द्वीप है। वो कैसे द्वीप है? कच्छकरण एक द्वीप इसलिए है क्योंकि कच्छ जो है वो भारत की मुख्य भूमि से हटा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से हटा हुआ है। जैसे ही मानसून के दिन आते हैं, जैसे ही बरसात के दिन आते हैं, बारिश खूब होती है, इसलिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने से यहाँ पर पानी भर जाता है और यहाँ की मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी दलदली हो जाती है। जैसे ही बरसात का मौसम जाता है, यहाँ पर तेज़ धूप के कारण यहाँ पर वो पूरा जल सूख जाता है और एक नमक की परत चढ़ जाती है, जिसको हम एक सफ़ेद रेगिस्तान भी कह सकते हैं कि एक रेगिस्तान है। तो कच्छ जो है वो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा हटा हुआ है, इसलिए हम इसको एक द्वीप कह सकते हैं कि यह एक द्वीप है। तो अभी आपने भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में देखा। उनमें से हमने गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, व्हीलर जी को जिसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप पढ़ा हमने। इसके बाद पम्बन द्वीप और रामेश्वरम मंदिर जिस पर स्थान है वो रामेश्वरम द्वीप पढ़ा, हेयर द्वीप पढ़ा। इसके बाद माजुली द्वीप, नदी जो नदी द्वीप है उसको पढ़ा हमने। इसके बाद तिसवाड़ी द्वीप पढ़ा। इसके बाद सालसेट द्वीप पढ़ा, एलिफेंटा द्वीप पढ़ा और आलियावेट द्वीप के साथ हमने कच्छकरण या फिर कच्छ का द्वीप पढ़ा हमने। तो अभी हम देखते हैं, हमने अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में काफ़ी अच्छे तरह से आपको अध्ययन हो गया होगा। तो अब देखिए कि कई एग्जामों में हमने देखते हैं कि 8 नंबर चैनल, 9 नंबर चैनल, 10 नंबर चैनल क्या होती है क्या नहीं होती, चैनल क्यों कहते हैं उसको। तो देखिए चैनल जो है
जब दो भूमि हो और बीच से सक्रिय एक जगह हो जहाँ से पानी गुजरता हो, दो जगह हो भूमि वाली और बीच से एक जगह हो जहाँ जो कि सक्रिय हो, वहाँ से पानी निकलता हो, उसको हम कहते हैं चैनल, उसको कहते हैं हम चैनल। तो इसी माध्यम से हम चैनलों को बारे में पढ़ेंगे, कौन सी चैनल कहाँ है, किस किस के बीच में है। इसको हम रटने से अच्छा है कि हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो हम उसको कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो मैप के आधार पर हमको वो द्वीप भी याद हो जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं 8 नंबर चैनल से। जैसा कि हमने बताया कि भारत की जो स्थिति है वो 8.4, भारत की जो स्थिति है मुख्य भूमि की वो 8.4 से शुरू होती है। और हमने भी पढ़ा कि मालदीव जो है वो भारत के नीचे है, मुख्य भूमि से दक्षिण में है, और मिनिकॉय द्वीप है वो भारत के लगभग बराबर है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक सकरा जल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में सकरा जल है। तो ये 8 मिनिकॉय है और उसके नीचे मालदीव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मालदीव मिनिकॉय के बीच में सकरा जल है, जो कि हमने भी पढ़ा है कि 8 यहाँ है। तो इसी सकरे जल को हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल को रखने से अच्छा है कि आप एक बार याद कर ली। मिनिकॉय हमने इतनी बार पढ़ाया है कि मिनिकॉय भारत का सबसे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, उसके दक्षिण में फिर मालदीव है, और माना जाता है कि मिनिकॉय मालदीव से बहुत ही करीब है, भारत के और द्वीपों की अपेक्षा मालदीव मिनिकॉय के करीब है। तो इसकी सकरा जल होने के कारण 8 नंबर चैनल कहते हैं। आइए अब आते हैं 9 नंबर चैनल पर। इसके ऊपर हम जैसे ही जाते हैं, मतलब कि लक्षद्वीप के और सभी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक सकरा समुद्र है, उस समुद्र को कहते हैं 9 नंबर चैनल। इसी को आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश के हिसाब से हम इसको देखेंगे। इसी अक्षांश के हिसाब से ही हम चैनलों का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण चैनल है 10 नंबर चैनल। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसके बाद आता है छोटा सा लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद एक लंबा सा गैप होता है, इसके बाद आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में एक सकरा समुद्र पाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है। उस सकरे समुद्र को हम बोलते हैं 10 नंबर डिग्री चैनल, 10 नंबर या फिर 10 डिग्री चैनल। देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, अगर आता है अंडमान निकोबार के बीच में है, अंडमान निकोबार के बीच में है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन उसके अलावा ये आता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, तो अंडमान निकोबार से बेहतर आंसर है लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो कि 10, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। हम जैसे जैसे 111 किलोमीटर ऊपर बढ़ते हैं 1 डिग्री बढ़ता जाता है। 111, क्योंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। जैसे हम 111 किलोमीटर बढ़ते हैं एक अक्षांश को पार कर लेते हैं। तो जो 10 नंबर डिग्री है वो लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में है। अब आइए, अब हम देखते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल को हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे नीचे हमारा दक्षिणतम बिंदु है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो जैसे ही ग्रेट निकोबार समाप्त होता है उसके हम दक्षिण में जाते हैं तो एक देश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, जिसको हम कहते हैं इंडोनेशिया। तो यहाँ से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया देश। तो इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में एक सकरा समुद्र पाया जाता है, उसको कहते हैं हम ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किस किस के बीच में है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा या फिर इंडोनेशिया के बीच में सकरा समुद्र, उसको कहते हैं ग्रेट चैनल। अभी हमने मन्नार की खाड़ी पढ़ा कि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में एक शहर है, वहाँ पर कहते हैं। इसके बाद हमने पाल्क स्टेट पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाल्क स्टेट पढ़ा कि यहाँ पर तमिलनाडु के मद्रास शहर के एक गवर्नर थे, जो कि इनका नाम था रॉबर्ट पाल, उन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा। अभी हम देखते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी है वो है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा नगर पालिका है खंबात।
इसी की वजह से इसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्योंकि इसको याद करने से अच्छा है कि आप ये याद करिए कि यहाँ पर एक शहर है, छोटा सा कस्बा है, उसको कहते हैं खंबात। उसी खंबात की वजह से इस खाड़ी का नाम पड़ा है खंबात की खाड़ी। यहाँ पाल्क नाम व्यक्ति था, यहाँ मन्नार नाम का शहर है। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि कौन सी खाड़ी कहाँ पे है। रटने से अच्छा है आप व्यक्ति व स्थान के नाम से याद करिए। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, कौन सा राज्य कहाँ है, कैसे हम राज्यों को याद करें, कैसे राज्यों को याद ना करें। तो देखिए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 9 केंद्र शासित प्रदेश कह दिया था, इसलिए आप एक बार ध्यान दे दीजिए। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो देखिए हम लोग कुछ राज्यों के हिसाब से भारत में स्थिति देखेंगे, उसको आप याद करिए, कैसे याद करना, कैसे नहीं याद करना। तो देखिए भारत का ये मैप है जो कि लगभग भारत की तरह है। तो देखिए यहाँ पर एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को तो देखिए किसी मैप में हम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 डिवाइडेशन करते हैं इस तरह से। किसी जगह हमने ऐसे पढ़े होंगे कि ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। तो आप एक बार ध्यान दे दीजिए, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर के 2 भाग हुए हैं, उनका जो डिवाइडेशन है, जो मैप है, वो ये गलत है, बल्कि सही है जो वो है ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख। इस तरह से आप मैप को पढ़िए, ये सही है, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए सभी प्रदेशों को पढ़ेंगे हम, कैसे इसको याद करें, कैसे याद ना करें, उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रदेशों के अगर कोई पूछता है 28 प्रदेशों के नाम बताइए आप, तो आप एकदम से सीरियल के हिसाब से पढ़ाएंगे कि सीरियल के हिसाब से आप याद करिए। तो देखिए यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ प्रदेश है जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि ऊपर से लगा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। इसके बाद यहाँ आता है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। इसके बाद यहाँ एक छोटा सा प्रदेश है पंजाब, जो कि 5 नदियों से मिला हुआ है, 5 नदी यहाँ पर बहती हैं। इसके बाद आता है हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा है। तो आप 4 राज्यों को याद कर लिए, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। और हरियाणा के बगल से ही लगी हुई है एक छोटी सी राजधानी, या फिर भारत की राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसके बाद हम राज्यों को याद करने का एक अच्छा है, सीधा है। यहाँ पर राजस्थान देख लीजिए, ये राजस्थान हो गया। इसके बाद हम आते हैं गुजरात में। देखिए हम इस तरह से याद करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम राजस्थान आ गए, गुजरात आ गए। इसके बाद है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद यहाँ छोटा सा प्रदेश है गोवा। इसके बाद यहाँ पर है कर्नाटक, ये है केरल। हम एक सिस्टम से याद करेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएंगे, और मैप को भी हम देख लेंगे। इसके बाद यहाँ एक प्रदेश है तमिलनाडु, जहाँ पर पाल्क नामक व्यक्ति थे, जिनके नाम पर ही अभी हमने बताया कि यहाँ पर एक पाल्क नाम के व्यक्ति के द्वारा ही यहाँ पर एक स्टेट है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तटीय सीमा से लगा हुआ एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश। और बीचों बीच अभी ये आंध्र प्रदेश जो डिवाइड हुआ है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये तेलंगाना हो गया। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, और ये है उत्तर प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये अभी हमने बताया सुराही की तरह पश्चिम बंगाल है, और ये है बिहार। तो अभी हमने नॉर्मल रूप से जो राज्य पढ़े हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये छत्तीसगढ़, ये राज्य तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो गए। इसके बाद हम जहाँ कन्फ्यूज होते हैं कैसे हम राज्यों के नाम याद करें, तो देखिए ये जो ऊपर हिस्सा निकला है इसको कहेंगे हम सिक्किम। ये सिक्किम राज्य है, जिसके पश्चिम में नेपाल है, पूरब में भूटान है, इसको कहेंगे हम सिक्किम। अब देखिए 3 दिशाओं, देखिए अब यहाँ से शुरू होते हैं 7
सिस्टर्स स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। यहाँ पर 7 स्टेट हैं, तो उन 7 स्टेटों को याद करने के देख लीजिए कैसे हम याद कर सकते हैं। यहाँ जो 3 तरफ से घेरे हुए हैं बांग्लादेश, उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा, उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है वो स्टेट है मेघालय, ये है मेघालय। तो देखिए त्रिपुरा, मेघालय, ठीक। इसके बाद जो त्रिपुरा के बगल में जब यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने पढ़ा कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम से, तो त्रिपुरा के बाद बगल में एक स्टेट है वो है मिजोरम, तो ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेक मोहन लाइन, मेक मोहन या मेक मोहन लाइन जो कि चीन से लगा हुआ है। तो मेक मोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश इस तरह से है कुछ, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बचे हैं 3 राज्य। 3 राज्यों को कैसे याद करें? इसके बाद नागा पहाड़ी यहाँ इधर हम पढ़ेंगे बाद में, तो ये नागालैंड हो गया, यहाँ पढ़ेंगे ये नागालैंड हो गया। इसके बाद ये है मणिपुर, इसके बाद ये है मणिपुर, और जो बीच में बचा हुआ है जो वो है असम। तो देखिए अभी हमने सभी राज्यों को पढ़ा। असम बीचों बीच है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों को अभी हमने देखा। सभी राज्यों को याद करने के छोटे से तरीके हैं ये। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, हमारे जो देश की राजधानी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दूसरा है जो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है दोनों की, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा हम देखेंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पांडिचेरी के 4 जिले हैं और चारों जिले की जो स्थिति है वो अपने आप में एक अविश्वसनीय है। वो इसलिए है क्योंकि चारों जिले बहुत दूर दूर हैं। एक पांडिचेरी है इधर, उसके दक्षिण में एक छोटा सा शहर है कराईकल, वो उसका एक ज़िला है। पांडिचेरी का कराईकल एक ज़िला है जो कि उससे काफ़ी दूर है, पांडिचेरी के दक्षिण में काफ़ी दूर है। दूसरा ज़िला है माहे जो कि केरल में स्थित है। पांडिचेरी का एक ज़िला है माहे जो कि तमिलनाडु में ना होकर केरल में है। तीसरा इसके अंतिम जो ज़िला है वो है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यन्नम। तो देखिए पांडिचेरी के 3 अलग ज़िले हैं, कराईकल, माहे और यनम, जो कि अलग अलग, तीनों अलग अलग स्टेट में, एक तमिलनाडु में है, एक माहे में है, एक यनम में है। तो तीनों इसके ज़िले हैं और चौथा ज़िला खुद पांडिचेरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय एक पूरा द्वीप है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को 9 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। दादर और नगर हवेली व दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसकी राजधानी दमन है। तो अभी आपने द्वीपों को देखा, अभी आपने चैनल और खाड़ी और स्टेट को देखा। इसके बाद अभी आपने भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखा, कौन कहाँ सा केंद्र शासित प्रदेश है।